नमस्कार साथियों, ट्रिपल पी आई एस के इस योर सक्सेस एमसीक्यू सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज डे 4 के अंदर हम नए फॉर्मेट में चैप्टर नंबर 17 से 22 तक के एमसीक्यू सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये चैप्टर एम लक्ष्मीकांत की बुक से लिए गए हैं। मैं आशा करता हूं कि ये नए बदलाव आप लोगों को पसंद आएंगे। आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करेंगे। तो पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है, यानी संघीय कार्यपालिका किस किस को मिलाकर बनती है। तो हम आगे बढ़ देखेंगे इसके विकल्प नंबर 1 में दिया गया है राष्ट्रपति, विकल्प 2 में दिया गया है उपराष्ट्रपति और विकल्प सी में दिया गया है प्रधानमंत्री और विकल्प 4 में दिया गया है मंत्रिमंडल और विकल्प 5 में दिया गया है महान्यायवादी। इसमें ऑप्शन नंबर ए आपसे बोल रहा है ओनली 1, 2 एंड 4, यानी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिमंडल, ये तीनों संघ की कार्यपालिका में सम्मिलित होते हैं। दूसरा विकल्प दिया गया है 1, 2 एंड 3, यानी कि प्रधानमंत्री भी संघ की कार्यपालिका में शामिल होता है। चौथा सी नंबर का विकल्प दिया गया है 2, 3 एंड 5, 2 यानी उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और 5 यानी महान्यायवादी। इस प्रकार से यदि हम देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी विकल्प दिए गए हैं, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी, ये पांचों के पांचों संघ की कार्यपालिका के अंदर शामिल होते हैं। इसलिए हमारा आंसर जो बनेगा वो बनेगा विकल्प नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी कि भारतीय संविधान के पार्ट 5 के अंदर संघ की कार्यपालिका के संबंध में उल्लेख देखने को मिलता है, जो हमको आर्टिकल 52 से 78 तक देखने को मिलता है। पार्ट 5 के अंदर यानी भाग 5 के अंदर आर्टिकल 52 से 78 तक यह हमें वर्णन देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ेंगे, हम आज का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी ये बताना है कि यह बात कहाँ लिखी हुई है, यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि भाग 5 के अंदर आर्टिकल 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका के संबंध में उल्लेख किया गया है। इसी भाग के अंदर आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा ऐसा प्रावधान लिखा गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ए। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। यानी अभी हमने देखा कि संघीय कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है मंत्रिमंडल, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है उपराष्ट्रपति। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 53 वन के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो विकल्प सी होना चाहिए। भारत के संविधान के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, तो उसका आंसर होना चाहिए राष्ट्रपति। ऐसा उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(1) में आर्टिकल 53 क्लॉज 1 में हमें देखने को मिलता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा राष्ट्रपति। आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, यानी राष्ट्रपति
का जो चुनाव होता है उसमें कौन कौन वोट डालता है। हमें सीधी लैंग्वेज में ये समझ लेना है कि निर्वाचक मंडल बताना है किसका, राष्ट्रपति का। तो इसमें लिखा है संसद के और शामिल होता है, ये पूछा गया है। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ये लिखे हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इस केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 54 के अंतर्गत एक निर्वाचक मंडल का उल्लेख देखने को मिलता है। निर्वाचक मंडल, इस निर्वाचक मंडल में लिखा गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। यह बात मूल संविधान में तो नहीं लिखी गई थी, लेकिन 70वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, यानी ये वाला जो क्लॉज है, ये 70वें संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ दिया गया है। तो केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं, जबकि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। यहाँ भी केवल ओनली निर्वाचित सदस्य, तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो जो फर्स्ट नंबर का विकल्प ऑप्शन दिया गया है, ये जहां हो उसको उस विकल्प को हम हटा देंगे। तो इसमें दिया है 1, इसमें दिया है 1 और इसमें भी दिया है 1। तो इस हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, यानी कि निर्वाचक मंडल के अंदर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जबकि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ये ओनली निर्वाचित सदस्य जो हमने लिखा है ये इसके लिए लिखा है। अब एक बार अगर हम इसको रिवाइज करें तो वो इस ढंग से है कि निर्वाचक मंडल का उल्लेख हमें आर्टिकल 54 के अंदर देखने को मिलता है। उसमें बताया गया है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। यह वाला जो क्लॉज है यह 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है, उससे पहले ऐसा नहीं था। आगे बढ़ेंगे, आज का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए व्यक्ति में किन योग्यताओं का होना आवश्यक है। यानी किसी व्यक्ति को यदि राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना है तो उसके अंदर कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो पहला जो लिखा गया है वो लिखा गया है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा लिखा है उसने 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। थर्ड लिखा है इसमें वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। फोर्थ लिखा है वह संघ, राज्य एवं स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी उसके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होनी चाहिए, और लोकसभा में सदस्य होने की निर्वाचन की योग्यता रखता हो, आयु 30 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, भारत का नागरिक हो। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1, 2 एंड 3, यानी वह भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। जबकि हम देखते हैं कि इसमें वह संघ एवं राज्य के स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर ना हो, यह वाला भी योग्यता होना जरूरी है। इसमें हम देखेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद में के चुनाव के लिए व्यक्ति की योग्यताओं का वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा उसमें कहा गया है कि वह 30 वर्ष की आयु, इस जगह पर आप लिख लेंगे कि वह 35 ईयर कंप्लीट कर चुका हो। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, बिल्कुल सही है। वह संघ, राज्य एवं स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर ना हो, यह भी बिल्कुल सही है। तो यानी दूसरा नंबर वाला विकल्प इसमें नहीं होना चाहिए, यानी यह विकल्प गलत लिखा है। तो हम दूसरा यहाँ पर दिया है, दूसरा यहाँ पर दिया है, दूसरा यहाँ पर दिया है,
तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो विकल्प सी इसका सही आंसर होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें हमें कुछ युग्म दिए गए हैं और इसमें हमें गलत युग्म का चयन करना है। इसमें राष्ट्रपति दिए गए हैं और उनका निर्वाचन का वर्ष दिया गया है, यानी कौन सा राष्ट्रपति किस वर्ष रहा है। तो इसमें बताया गया है कि ज्ञानी जेल सिंह का निर्वाचन 1982 में हुआ। आर वेंकट रमन का निर्वाचन 1987 में हुआ। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का निर्वाचन 1997 में हुआ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का निर्वाचन 2002 के अंदर हुआ। अब हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा विकल्प गलत दिया गया है। तो हम देखते हैं कि 8वें राष्ट्रपति के रूप में, 8th प्रेसिडेंट के रूप में ज्ञानी जेल सिंह का जो टेन्योर था वो 1982 का था। दूसरा हम देखेंगे कि आर वेंकट रमन जी का 9वें राष्ट्रपति के रूप में, 9th प्रेसिडेंट के रूप में इनका जो कार्यकाल है वो 1987 में ही था। जबकि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 10वें प्रेसिडेंट के रूप में इनका जो कार्यकाल शुरू होता है वो 1992 में शुरू होता है। जबकि 1997 में हम अगर बात करें, 1997 के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें के आर नारायण जी का 11वें राष्ट्रपति के रूप में, 11th प्रेसिडेंट के रूप में इनका कार्यकाल शुरू होता है। जबकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कार्यकाल 2002 में शुरू होता है। इस प्रकार जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। यह इसका आंसर है। और यह आंसर क्यों है कि यहाँ पर जो 1997 दिया गया है, यहाँ जो ये 1997 दिया गया है, ये जो टेन्योर है यह डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का ना होकर के आर नारायण जी का है। अब आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि अभी जो वर्तमान प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं, नंबर कौन सा है इनका राष्ट्रपति का, वर्तमान वाली का। आगे बढ़ेंगे, आज का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इस क्वेश्चन में भी हमको गलत युग्म का चयन करना है, यानी बताना है कि ये अनुच्छेद दिए गए हैं और उनमें प्रावधान, कौन सा अनुच्छेद उन प्रावधानों के साथ मैच नहीं करता है। तो हम देखेंगे आर्टिकल 56 के अंदर दिया गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 60 के अंदर दिया गया है राष्ट्रपति की शपथ यानी ओथ। 61 के अंदर दिया गया है राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। और 55 में दिया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। यदि आप लोगों ने, मैंने जैसा आपको कहा था कि क्वेश्चन आपके पास पहले से अवेलेबल रहेंगे, हमने करीब 5 बजे ये क्वेश्चन डाल दिए थे। यदि आपने सॉल्व किया है तो आपको जरूर अवश्य पता होगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है और इन आर्टिकल के प्रोविजन क्या है। 56 के अंदर राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है, यह बात बिल्कुल सही लिखी गई है। इसमें बताया गया है कि पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। आर्टिकल 60 के अंदर राष्ट्रपति की शपथ लिखी गई है, ओथ का प्रोविजन यहाँ पर मिलता है हमें देखने को। अगर आप लोगों को पता है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग हमें इसका बताएंगे कि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलवाई जाती है वो किसके द्वारा दिलवाई जाती है। आर्टिकल 61 के अंदर हम देखेंगे तो राष्ट्रपति के पद की योग्यताओं का उल्लेख बताया जा रहा है इस क्वेश्चन के अंतर्गत, जो कि बिल्कुल गलत है। आर्टिकल 61 यानी जो 61 आर्टिकल है ये राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग से संबंधित है। महाभियोग का प्रोविजन इसके अंदर दिया गया है। जबकि जो योग्यता है, ये योग्यताएं जो हमें देखने को मिलती हैं ये आर्टिकल 58 के अंतर्गत देखने को मिलती हैं, जैसा हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। योग्यता आर्टिकल 58 के अंदर दी गई है। और जो आर्टिकल 55 है इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है, यह बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो गलत युग्म निकालना था यह सी विकल्प है, जिसमें राष्ट्रपति की योग्यताओं को 61 के अंदर दिया गया था, जबकि आर्टिकल 61 का संबंध महाभियोग से है। और जो ये राष्ट्रपति पद की योग्यताएं होती हैं ये आर्टिकल 58 के अंतर्गत है। 55 में जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है इसमें बताया गया है
कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा वो आनुपातिक की प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संख्यमणि मत प्रणाली के आधार पर होगा। यह प्रणाली क्या है, प्री में इतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन जब हम मेंस की क्लास डिस्कशन करेंगे तो उसमें हम इसको डिटेल से आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसका एकल संख्यमणि मत प्रणाली क्या है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है, ये हम सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, जिसमें पूछा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर निर्णय करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो इसमें विकल्प ए दिया गया है लोकसभा को, विकल्प बी दिया गया है राज्यसभा को, विकल्प सी दिया गया है उच्चतम न्यायालय को, विकल्प डी दिया गया है उच्च न्यायालय को। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक आर्टिकल है 71, आर्टिकल 71, इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसको हल करने का जो अधिकार है वो भारतीय उच्चतम न्यायालय को है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को यह अधिकार दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हम आर्टिकल क्यों डिस्कस कर रहे हैं। जितने भी आर्टिकल हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वह आर्टिकल सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, जिसमें पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। यानी राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का प्रमुख है और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रमुख है। तो राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, क्वेश्चन नाम से ये पूछा गया है। आर्टिकल 75, आर्टिकल 76, आर्टिकल 77, आर्टिकल 78। इसका जो आंसर है वो है आपका विकल्प डी, यानी आर्टिकल 78 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क यह है, इसके जो होमवर्क हम देते हैं इसके माध्यम से हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आपका हमको डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन ये कितना है ये दिखाई देना चाहिए। यदि आप डेडिकेटेड हैं एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, यदि आप डिटर्मिनेशन के साथ बैठ रहे हैं कि कुछ भी हो जाए मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, भीड़ कितनी भी हो, पोस्ट कितनी भी कम हो, हमें ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो आप मेहनत के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे और पढ़ाई करेंगे। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आर्टिकल 75, 77 और 76 में जो प्रावधान किए गए हैं उनका आंसर करेंगे। आगे बढ़ेंगे, हम देखते हैं कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा के क्षेत्र में कितने सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार रखता है। यहाँ पर आपको मैं अलग कलर से ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि इसमें सबसे पहले तो आपके लिए एक ये क्वेश्चन स्वयं में ही क्वेश्चन में एक क्वेश्चन छपा हुआ है कि पहला है कला, दूसरा है विज्ञान, तीसरा है साहित्य, चौथा है समाज सेवा। तो राष्ट्रपति को राज्यसभा में जो सदस्य नॉमिनेट करने का एक अधिकार प्राप्त है वो अधिकार कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र से आने वाले लोगों को मनोनीत करने का है। अब इसमें पूछा गया है कि कितने सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है। क्या ये 10 है, क्या ये 11 है, क्या ये 12 है और क्या ये 9 है। तो हम आपको बता दें कि ये 4 क्षेत्र हैं, कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, यहाँ से राष्ट्रपति को 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 12। यह प्रावधान आर्टिकल 80 के अंतर्गत देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे, आज का क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 11, जो आपसे पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को कितने प्रकार के वीटो की शक्ति प्राप्त है। वीटो शक्ति का तात्पर्य यह है कि जब आर्टिकल 111 के तहत कोई भी विधेयक संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो राष्ट्रपति के पास उस पर वीटो करने की शक्ति प्राप्त है। पूछा जा रहा है कि कितने प्रकार के वीटो राष्ट्रपति के पास उपलब्ध है। तो हम देखेंगे कि अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के वीटो शक्ति उपलब्ध है, 3। अब उन 3 के अंदर कौन कौन से वीटो आते हैं, नंबर 1 से हम देखते हैं। नंबर 1 होता है आत्यांतिक वीटो,
आत्यांतिक वीटो। इसमें यह बताया जाता है कि जब संसद द्वारा कोई विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी अनुमति को सुरक्षित रख लेता है, यानी राष्ट्रपति उसे स्वीकृति प्रदान नहीं करता है। ऐसा पहली बार 1954 के अंदर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा पेप्सू विधेयक पर इस प्रकार के वीटो का प्रयोग किया गया। आगे देखेंगे तो एक सेकंड नंबर का वीटो है जो निलंबनकारी वीटो है। निलंबनकारी वीटो, इस वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि कोई भी विधेयक जो धन विधेयक ना हो उसे पुनर्विचार के लिए संसद को वापस किया जा सकता है। उसके अलावा जो तीसरे नंबर का वीटो है वो है आपका पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि कोई भी विधेयक जो संसद से आया है उसे ना तो राष्ट्रपति हाँ करता है और ना ही ना, यानी ना तो पारित करता है और ना ही वापस भेजता है, और मान लो लेमन लैंग्वेज में देखें तो वो अपनी पॉकेट में रख लेते हैं। ऐसा सबसे पहली बार जब हुआ था तो वो हुआ था भारतीय डाक संशोधन विधेयक आया था 1986 में। 1986 में ज्ञानी जेल सिंह जी उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनके द्वारा इस प्रकार के वीटो का प्रयोग किया गया था। यह वीटो कार्यप्रणाली में आने के पीछे एक जो रीजन है वो यह है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को संसद के द्वारा पारित विधेयकों को अनुमति देने की, प्रस्ताव पारित करने की जो टाइम लिमिट है वो मेंशन नहीं की गई है। जबकि यूएसए का जो राष्ट्रपति होते हैं, यूएसए के राष्ट्रपति को कांग्रेस यानी वहां की संसद के द्वारा जो भी विधेयक आते हैं स्वीकृति के लिए उन्हें 10 दिन के अंदर उस पर रिप्लाई करना होता है। इस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार का वीटो है? क्वेश्चन नंबर 3। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी डिस्कशन के माध्यम से इस एमसीक्यू सीरीज का आनंद उठा रहे होंगे और आप लोग इससे कुछ सीख रहे होंगे। यदि आपको यह हमारी सीरीज अच्छी लग रही है, आपको पसंद आ रही है, तो आप इसमें लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। आगे बढ़ेंगे, आज का क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे जिसमें पूछा गया है कि गलत युग्म का चयन करना है। एक अनुच्छेद दिया गया है और उसके प्रावधान दिए गए। उसमें बताया गया है कि आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति दी गई है। आर्टिकल 108 के अंदर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। आर्टिकल 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति में सुरक्षा बलों के सर्वोच्च समादेश निहित है। और 213 में दिया गया है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। यदि हम देखें तो 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। इसमें राष्ट्रपति संघीय जो विषय हैं उनके ऊपर कोई कानून हो या सैन्य न्यायालय का कोई कानून हो, उससे संबंधित कोई भी सजा का प्रावधान हो, उसमें राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान उपलब्ध करा सकता है। आर्टिकल 108 के अंतर्गत संसद का संयुक्त अधिवेशन दिया गया है। संयुक्त अधिवेशन की बैठक तब बुलाई जाती है जब कोई साधारण विधेयक राज्यसभा और लोकसभा में किसी भी परिस्थिति में पारित न हो पाए, दोनों के बीच मतभेद हो, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की डेट निर्धारित करके और उसके लिए आदेश पारित कर सकता है। आर्टिकल 53 के अंतर्गत देखेंगे तो राष्ट्रपति में सुरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश, यानी जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो सुरक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। यह बात बिल्कुल, ये 3 जो आर्टिकल लिखे गए हैं ये बिल्कुल सही लिखे गए। जबकि आर्टिकल 213 के अंतर्गत राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति न होकर गवर्नर की, यानी कि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। जबकि आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे, आज का क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। इसमें लिखा गया है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। सही कथन बताना है क्षमादान शक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति की। यह एक कार्यकारी शक्ति है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है। इसमें ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द एबव। हम देखते हैं कि राष्ट्रपति की जो ये क्षमादान शक्ति है यह न्यायिक शक्ति न होकर कार्यकारी शक्ति है। यह आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है।
कई बार इस टाइप की छोटी सी बात लिखी होती है लेकिन वो हमारे ध्यान में नहीं होती है, हम क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। वो इस टाइप्स के जो टर्मिनोलॉजी हैं ये यूपीएससी की फेवरेट टॉपिक है। इस टाइप से यूपीएससी के क्वेश्चन हमेशा बनते रहे। सेकंड नंबर पे दिया गया है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है। तो इसमें हम आपको बता दें कि मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जबकि राज्यपाल यानी जो गवर्नर होता है वो मृत्युदंड की क्षमा नहीं कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है, वैसे ही आर्टिकल 161 के अंतर्गत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का प्रावधान देखने को मिलता है। इस प्रकार से इसका यदि हम आंसर देखें, सही कथन पूछा जा रहा था हमसे, तो केवल एक पहला विकल्प सही है, तो यानी आंसर नंबर ए, ओनली 1 सही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें पूछा गया है उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है। सेकंड सुपरमोस्ट जो पावर है देश के अंदर, या कहें कि दूसरा सर्वोच्च जो अधिकारी है देश में, वो उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य लिखा गया है इसमें, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो पहली बात तो हम ये बता दें आपको कि ये राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का उपराष्ट्रपति के चुनाव से कोई संबंध नहीं है। अब बात यहाँ पर आई संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तो इसमें आपको बता दें कि राष्ट्रपति के चुनाव के अंतर्गत यानी राष्ट्रपति के चुनाव के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही चाहिए होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। इस प्रकार से यदि हम देखें कि कौन कौन शामिल होते हैं, तो यह भी बात गलत लिखी है, यह राष्ट्रपति के संदर्भ में सही है, और राज्य विधानसभाओं का तो यहाँ कोई औचित्य है नहीं। तो इस प्रकार से इस विकल्प का आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी एबव। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करेंगे, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति के पद के संबंध में गलत कथन। ये आपको एग्जाम में भी नोटिस करना है कि हमसे गलत पूछा जा रहा है, सही पूछा जा रहा है। कई बार हमारे कई सारे फ्रेंड हैं इस टाइप से कि वो 2-3 क्वेश्चन की वजह से कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाए, और उनकी जो गलती थी वो ये थी कि वो गलत कथन की जगह सही कथन पढ़ गए और सही कथन की जगह गलत कथन पढ़ गए। अमूमन जो होता है कि गलत कथन ध्यान नहीं दिया जाता है, कई बार सही पढ़ लिया जाता है इसको जल्दी में, और एग्जाम प्रेशर। आगे बढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति के पद के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। इसमें पूछा गया है, पहला विकल्प बोल रहा है कि संविधान में उसे हटाने का आधार वर्णित है। किसका? उपराष्ट्रपति का। संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए वेतन आदि की व्यवस्था की गई है। अब हम अगर देखें तो संविधान में उसे हटाने का आधार वर्णित किया गया है, यह बात पूरी तरीके से गलत है। केवल और केवल राष्ट्रपति के संदर्भ में उसे हटाने का आधार वर्णित किया गया है। राष्ट्रपति के संबंध में बताया गया है कि संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को पद से महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है, तो यह विकल्प गलत हो गया। उसी प्रकार से जब हम देखेंगे संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए वेतन आदि की व्यवस्था है, सभी को सही लग रहा होगा, जबकि यह बात भी गलत है, क्योंकि संविधान में जो वेतन आदि की व्यवस्था की गई है वो उपराष्ट्रपति के संदर्भ में न करके राज्यसभा के सभापति के रूप में जो उपराष्ट्रपति की ड्यूटी है उस संदर्भ में उनके लिए वेतन और भत्तों का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो विकल्प नंबर 1 भी गलत, विकल्प नंबर 2 भी गलत, और इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी नन ऑफ द एबव। आगे बढ़ेंगे, आज का क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें बोला गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे, यह प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। यानी कि जो मंत्रिमंडल है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी राष्ट्रपति उन्हें हटा सकता है, अपना पद धारण करेंगे, यह प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। यह बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है लेकिन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो है 75(2). इस आर्टिकल के अंतर्गत बोला गया है कि जो भी मंत्रिमंडल होगा वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। यद्यपि प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, लेकिन सामान्यतया राष्ट्रपति ऐसा नहीं है कि किसी को भी पद से बर्खास्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति मंत्रिमंडल में से किसी सदस्य को बर्खास्त या निष्कासित कर सकते हैं।
अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है कि जो प्रधानमंत्री का पद है इसके संदर्भ में हमको गलत कथन का चयन करना है। आपको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, कहाँ हमसे गलत पूछा है और कहाँ हमसे सही पूछा है। इसमें बोला जा रहा है उसे निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। निम्न सदन यानी कि उसे लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, ऐसा ये क्वेश्चन बोल रहा है। सेकंड नंबर विकल्प है प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। यानी प्रधानमंत्री जब अपना पद ग्रहण करते हैं तो उससे राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाते हैं। गलत बोल बताना था। तो यह बात आपको बिल्कुल सही पता है कि ये राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। लेकिन यदि इसमें हम देखें निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए, यह बात भारतीय संविधान के लिए तो गलत है, लेकिन यूके में यानी ब्रिटेन के अंदर जो प्रधानमंत्री का चयन होता है वो वहाँ के सॉरी एक सेकेंड, यूके में जो प्राइम मिनिस्टर का चयन होता है वो निचले सदन से ही किया जाता है, निचले सदन से। अब हम इस प्रकार से इसके आंसर की तरफ अगर जाएंगे तो गलत कथन हमें देखना था, पहला ही गलत है, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1। ओके, यदि हम आपसे एक क्वेश्चन बनाए तो कि जो भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें से कौन कौन प्रधानमंत्री उच्च सदन में रहते हुए प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है, तो आप देखेंगे कि जब 1966 में इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया तो वो राज्यसभा की सदस्य थी। इसी प्रकार जब 1996 में एच.डी. देवेगौड़ा के द्वारा जब प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया गया तब वो राज्यसभा के सदस्य थे। उसी प्रकार यदि हम देखें 2004 एंड 2009 के अंदर मनमोहन सिंह जी भी राज्यसभा से मेंबर रहे। इस प्रकार से हम देखेंगे कि 3 प्रधानमंत्री हमारे यहाँ राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है। आज का क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करेंगे, जो हमसे पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने वालों का चयन करें। यानी जो केंद्र में प्रधानमंत्री आकर बने वो लोग उससे पूर्व अपने अपने राज्यों में मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके थे। ऐसे प्रधानमंत्री कौन कौन से हैं उनका चयन करना है। तो हम देखते हैं कि इसमें मोरारजी देसाई का नाम लिखा गया है, चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिखा गया है, बीपी सिंह का नाम लिखा गया है, पीवी नरसिम्हा राव का नाम लिखा गया है और इंद्र कुमार गुजराल का नाम लिखा गया है। तो यदि हम इसमें देखें तो ये पांचों के पांचों नाम जो दिए गए हैं ये अपने अपने राज्यों में प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके थे। तो इस विकल्प का जो सही आंसर है वो तो आपका 1 2 3 4 पांचवा विकल्प इसमें नहीं, तो हमें देखना पड़ेगा। हाँ, ये करेक्शन है यहाँ पर कि जो इंद्र कुमार गुजराल का जो नाम दिया गया है ये प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार इन्होंने ग्रहण नहीं किया था। तो हम देखेंगे कि जहां जहां 5 दिया गया है उसको हम कट कर देंगे, 5 5 और 5। अब हम देखते हैं मोरारजी देसाई जो बॉम्बे में मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके थे। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके थे। बीपी सिंह ऑल्सो इन यूपी और पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके थे। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनने के जब बने तो इनके संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, वो यह है कि दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री के रूप में चयनित होने वाले ये पहले व्यक्ति थे। इनके बाद एच.डी. देवेगौड़ा भी प्रधानमंत्री के रूप में बने जो कि कर्नाटक के सीएम रह चुके थे पहले। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ जाएंगे तो वो होगा विकल्प डी, यानी मोरारजी देसाई बॉम्बे के मुख्यमंत्री रह चुके थे, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के, बीपी सिंह उत्तर प्रदेश के, पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के। आगे बढ़ेंगे, आज का क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे,
जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रकार का जो ये प्रोविजन है, ये भारतीय संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से डाला गया था। 91 वाला जो अमेंडमेंट आया था, उसके माध्यम से यह प्रोविजन डाला गया था। अब हमें बताना है कि कुल संख्या कहाँ की लोकसभा के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है। क्या 12%, 14%, 13% या 15%। तो इसका जो सही विकल्प है वो है विकल्प डी, यानी 15%। आगे बढ़ेंगे और हम आज का क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल कितनी श्रेणियां हैं। जो मंत्रिपरिषद होती है उसमें कुल कितनी श्रेणियां लिखी हुई हैं। 2, 4, 3, 5। तो इसका सही आंसर है विकल्प बी, यानी कि 3। अब इसमें कौन कौन से मंत्री आते हैं मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। पहले आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरे आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट और तीसरे आते हैं डिप्टी मिनिस्टर। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री, इस तरीके से ये विभाजन है। कैबिनेट मंत्री और मिनिस्टर ऑफ स्टेट और उपमंत्री, इनमें पदक्रम, वेतन और राजनीतिक महत्व के आधार पर कुछ कुछ अंतर किया जाता है। यह इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो श्रेणियां हैं वो 3 प्रकार की हैं। आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। इसमें पूछा गया है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से, यहाँ पूछा है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो आपको विकल्प दिए गए हैं, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, पार्लियामेंट यानी संसद के प्रति या राष्ट्रपति के प्रति। तो यह क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ चुका है पूर्व में। तो इसमें जो आंसर है वो आपका है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। यह प्रावधान आर्टिकल 75 क्लॉज 3 के अंतर्गत दिया गया है। अब यह सामूहिक उत्तरदायित्व जो है, इसमें अगर स्टेटमेंट में कभी क्वेश्चन आ जाए तो वो 2 रूप में देखने को मिलता है। यदि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आ जाए तो सभी मंत्रिमंडल समूह को इस्तीफा देना पड़ता है, चाहे वो मंत्री राज्यसभा के सदस्य ही क्यों ना हो। दूसरा जो सामूहिक उत्तरदायित्व है उसका दूसरा प्रोविजन यह है कि यदि मंत्रिमंडल ने किसी विषय पर निर्णय ले लिया है तो वो सभी का निर्णय माना जाएगा। यदि किसी मंत्री को उस निर्णय से अलग मत है तो उसे उस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देना चाहिए। और कई बार इस तरीके का प्रावधान देखा भी गया और इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिली कि मंत्रिमंडल के निर्णय से कोई एक मंत्री सहमत नहीं हुआ और उसने इस्तीफा दे दिया। ऐसा हम देखते हैं कि 1953 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा हिंदू कोड बिल के आधार पर इस्तीफा दिया। आगे देखेंगे तो एक मंत्री हुए हैं सी.डी. देशमुख के द्वारा भी इस्तीफा दिया गया। और इसके आगे एक महिला मुस्लिम बिल आया था, उसमें मोहम्मद आरिफ खान जो इस समय शायद केरल के जो राज्यपाल हैं इनके द्वारा भी इस्तीफा दिया गया था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो सामूहिक उत्तरदायित्व है वो लोकसभा के प्रति है। उसके क्या अर्थ है वो भी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। आगे जाएंगे हम आज के क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। जो 22 क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि मंत्रिमंडलीय समितियों के संबंध में गलत कथन आपको चयन करना है। इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा समय की अनिवार्यता और परिस्थितियों की मांग के अनुसार इसका गठन किया जाता है। आंसर दिया गया है ओनली 1, ओनली 2, 1 on 2 और नन ऑफ द अबव। तो ये बात जो लिखी है ना, प्रधानमंत्री के द्वारा समय की अनिवार्यता और परिस्थितियों की मांग के अनुसार इनका गठन किया जाता है, यह बात बिल्कुल सही लिखी है। जबकि इनका उल्लेख संविधान में देखने को नहीं मिलता है। यह नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और हिंदी में बोले तो संविधानेतर निकाय है। ये 2 प्रकार की होती हैं, तदर्थ और स्थायी। प्रधानमंत्री के द्वारा
गठन किया जाता है, गलत कथन का चयन करना था। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका मतलब सही आंसर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्यसभा के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सीटों के आवंटन किया गया है? तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, छठवीं अनुसूची। राज्यसभा में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन का प्रावधान आपको देखने को मिलता है चौथी अनुसूची के अंतर्गत। आपको यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि राज्यसभा में राज्यों के साथ साथ यूटीज के लिए भी सीटों का आवंटन किया गया है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। मत देने की जो आयु है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के माध्यम से की गई थी? यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, आगे भी कभी भी पूछा जा सकता है, ध्यान से देखेंगे। और हम कुछ संशोधन जो हैं संविधान के इंपॉर्टेंट, उन्हें हम एक चैप्टर के अंदर जो भी होंगे हम आपको पीडीएफ फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। उनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट होंगे उन्हें हम डिस्कस कर लेंगे। इसमें 24 में हम देखेंगे तो ये 61 नंबर का जो अमेंडमेंट है, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988, इसके द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की आयु कर दी गई। यह 1989 में इम्प्लीकेशन हुआ इसका। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। इसमें देखेंगे प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से किसका चुनाव होता है? तो इसमें आप देखेंगे कि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का चुनाव क्या लोकसभा के लिए होता है, राज्यसभा के लिए होता है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो आप देखेंगे कि फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के अंतर्गत जो चुनाव होता है वो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के स्तर पर देखने को मिलता है। तो इसमें जो आंसर है वो है लोकसभा आपका। इस प्रणाली के अंतर्गत एक क्षेत्र को निर्वाचन क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और यहाँ पर सबसे ज्यादा मत पाने वाले व्यक्ति को विजयी घोषित किया जाता है। जबकि राज्यसभा में जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इनमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग किया जाता है। हाँ, यह जो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एफपीपीएस है, यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसका जो एक ड्रॉबैक है वो यह है कि ये अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? कि इसमें सबसे ज्यादा मत पाने वाला विजयी होता है, चाहे उसने किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में सपोज 100 वोट हैं टोटल, यदि उसने 21 वोट प्राप्त कर लिए और बाकियों के वोट इससे कम हैं, 20 हैं, 18 हैं, कुछ भी है, तो भी इस व्यक्ति को विजयी घोषित कर दिया जाएगा। तो इसमें जो बहुसंख्यक हैं वो एक किसी व्यक्ति को वोट कर दें और उसको विजय मिल जाएगी। इस प्रकार से इस सिस्टम की जो खामी बताई जाती है वो यह है कि यह अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। राज्यसभा के संदर्भ में गलत कथन हमें चयन करना है। गलत कथन क्या है? इसमें एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, पहला। दूसरा बताया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष की शुरुआत में मनोचयन होता है, यानी जो 12 सदस्य हमने आपको बताए थे। संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के लिए पदावधि, यह पदावधि है यानी टेन्योर, निर्धारित की थी। इसमें यह पूछा गया है तिहाई हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के लिए पदावधि निर्धारित की थी, यह बात गलत है, क्योंकि यह जो पदावधि निर्धारण है ये 1951 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, इसके अंतर्गत निर्धारित की गई है, ना कि संविधान में दी गई थी। इस प्रकार से यह तीसरा विकल्प गलत है। सॉरी, हमें गलत ही चयन करना है, तो तीसरा इसमें भी, तीसरा इसमें भी, तीसरा इसमें भी है। अब हम दूसरा देखेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष की शुरुआत में मनोचयन होता है, यह बात बिल्कुल सही है। जो 12 सदस्य चुने जाते हैं वो हर तीसरे वर्ष की शुरुआत में। इसके एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, तो यह बात भी सही लिखी हुई है। इसके एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, यह बात भी सही लिखी हुई है। तो इसका विकल्प कौन सा होना चाहिए? यानी दूसरा इसमें से अगर हटा दें
इसमें कुछ आंसर सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम है। आप इसको इस तरीके से एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में देख लें कि ये बात गलत लिखी है, यह सही लिखा है और यह सही लिखा है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु क्या है। लोकसभा का जो सदस्य बन सकता है कोई व्यक्ति, उसकी न्यूनतम आयु क्या है? 21, 25, 30, 35। तो इसका जो सही आंसर है वो है 25 ईयर। अब 21 ईयर किसकी है, 30 ईयर किसकी है, 35 ईयर किसकी है, आप हमें इसको कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएंगे, तभी हमें पता चलेगा कि आप लोग भी इस MCQ सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं और पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में गलत कथन का चयन करें। लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में गलत। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। ये जो बात लिखी हुई है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, यह बात बिल्कुल सही लिखी गई है। जबकि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को न देकर जो उपाध्यक्ष होते हैं लोकसभा के, उनको दिया जाता है अध्यक्ष के द्वारा, उपाध्यक्ष को। तो इस प्रकार से हम अगर देखें तो इसका जो विकल्प बन है यानी ऑप्शन ए, ये गलत है। बाकी ये जो सही है, सही आंसर हो गया ओनली वन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। इसमें बोला गया है लोकसभा अध्यक्ष के निर्णायक मत का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। यहाँ निर्णायक मत से तात्पर्य यह है कि यदि लोकसभा में कोई बिल आया और उस पर पक्ष का और विपक्ष का मत बराबर हो गए, इक्वल मत आ गए, तो जो कास्टिंग वोट होगा वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा दिया जा सकता है। यदि इन दोनों के बीच में मत बराबरी नहीं होती है तो लोकसभा अध्यक्ष अपना मत नहीं देंगे। यह जो प्रावधान देखने को मिलता है, ये आर्टिकल 100 के अंदर देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे आज का। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया भारत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नामक संस्था का उद्भव किस अधिनियम के माध्यम से किया गया है। भारत में जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो पद रहा है, इसका उद्भव कहाँ से हुआ है। तो हम देखेंगे कि इसका जो उद्भव हमें देखने को मिलता है वो मिलता है भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से। 1919 में यह प्रावधान था, 1921 से इसकी शुरुआत हुई और 1935 का जो ये एक्ट है 1935 का, इसमें ये दोनों नाम चेंज कर दिए गए। इस समय जो नाम हुआ करते थे 1921 में, तब इनका नाम हुआ करता था प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट। 1935 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कर दिए गए, लेकिन 1935 का जो ये अधिनियम था, इसके अकॉर्डिंग जो संघ बनना था वो कभी व्यवहार में आया नहीं। इस वजह से 1947 तक जो नाम था यह प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट ही चलता रहा। ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नामक संस्था का उद्भव हुआ भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत। यह तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। इसमें पूछा गया है प्रोटम स्पीकर को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। प्रोटम स्पीकर वो स्पीकर होता है जो नई जो पार्लियामेंट गठित होती है उसमें पहली बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो प्रोटम स्पीकर होता है। मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसमें हम आपको बता दें कि प्रोटम स्पीकर को राष्ट्रपति के द्वारा स्वयं शपथ दिलवाई जाती है। प्रोटम स्पीकर का मुख्य कार्य है नए सदस्यों को शपथ ग्रहण कराना, और उसके बाद इसका जो पद है वो स्वतः समाप्त हो जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, जिसमें आपसे बोला गया है संसदीय सचिवालय के संबंध में सही कथन बताना। संसद के दोनों सदनों का पृथक सचिवालय स्टाफ होता है, यह बात बिल्कुल सही लिखी है। दोनों सदनों के सचिवालय का मुखिया महासचिव होता है, यह बात भी बिल्कुल सही लिखी है। सही कथन ही बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोथ 1 और 2 आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 33 में देखेंगे, इसमें दिया गया है गलत युग्म का चयन करना है। संसद के सत्र हैं और अधिकारी है, यानी इस कार्य को किसके द्वारा संपादित किया जाता है। तो इसमें आपको पूछा गया है संसद का सत्र आहूत करना, यानी संसद का जो सत्र है वो शुरू करता है राष्ट्रपति। स्थगन का जो सत्र को स्थगित किया जाता है वो पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है, यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष के द्वारा। अनिश्चित काल के लिए जो स्थगन होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा। सत्रावसान जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसमें हम देखेंगे आपका कि जो सत्र आहूत किया जाता है या राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये बिल्कुल सही है।
स्थगन जो किया जाता है वो पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन अनिश्चित काल के लिए जो स्थगन होता है यह राष्ट्रपति के द्वारा ना होकर अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, यानी स्पीकर के द्वारा, जबकि 17वां है यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, जिसमें आपसे शून्यकाल यानी 0 आवर के संदर्भ में सही कथन पूछा गया है। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है, यह बात एकदम सही लिखी है। संसद के जो सत्र आरंभ होते हैं उसमें सबसे पहला प्रश्नकाल, उसके तुरंत बाद शून्यकाल आरंभ होता है। प्रश्नकाल की तरह प्रक्रिया के नियमों में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। जो प्रक्रिया के नियम लिखे गए हैं उनमें न तो शून्यकाल का उल्लेख मिलता है और न ही प्रश्नकाल का, यह बात भी बिल्कुल सही लिखी गई है। संसदीय प्रक्रिया में यह नवाचार भारत की देन है, यानी शून्यकाल का प्रावधान सबसे पहले भारत में शुरू हुआ, भारत में, और इसके जो देखने को मिलता है हमें 1962 के अंतर्गत। तो हम देखेंगे सही कथन पूछना था, तो इसमें ऑल ऑफ दी एबव यानी तीनों के तीनों कथन सही लिखे गए हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। इसमें आपसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं और उनकी राज्यसभा सीटों के बारे में पूछा गया है, और गलत युग्म आपको चयन करना है। तो आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 5 राज्यसभा सीटें हैं राज्यसभा की, झारखंड में 6 सीटें हैं, केरल के अंतर्गत 9 और आंध्र प्रदेश के अंदर 10। इसमें बताना है कि गलत कौन सा है। तो हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 5 सीटें हैं। राज्यसभा की सीटों के बारे में पूछा गया है। छत्तीसगढ़ में 6 सीटें देखने को मिलती हैं, केरल में हमको 9 सीटें देखने को मिलती हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में 10 सीटों के स्थान पर 11 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में 10 सीटें न होकर 11 सीटें। अब 11 सीटों वाले और राज्य जो हैं उसमें हम देख सकते हैं, पहला तो हो गया हमारा आंध्रा, दूसरा हो गया हमारा गुजरात और तीसरा हो गया हमारा मध्य प्रदेश। इन तीनों राज्यों में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो 11-11 हैं, जबकि सबसे हाईएस्ट सीटें अगर देखेंगे तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर है, कितनी 31। इसके बाद यदि हम देखें तो वो महाराष्ट्र के अंदर है, वो है 19, और इसके बाद फिर बिहार है, पश्चिम बंगाल है, इनके अंदर 16 सीटें देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यानी आंध्र प्रदेश में 10 सीटें न होकर 11 सीटें। इस प्रकार से हमारी आज की डिस्कशन यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को हमारा जो ये सेशन चल रहा है कैसा लग रहा है, इसे आप अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया हमें दें, हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहता है। बड़ी मेहनत से ये क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, इसलिए आप लोग रेस्पॉन्स करें, तभी हमें भी अच्छा लगेगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।